हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का सीक्रेट मिलियनियर रईस ज़्यादा कहानी में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं एपिसोड नंबर 12। चलिए शुरू करते हैं कहानी। हॉस्पिटल के उस वीआईपी आईसीयू रूम में एक अजीब सी घुटन भरी खामोशी छा गई। काशवी के जाने के बाद से ही निखिल के दिमाग में खतरे की घंटियां बज रही थी। उसका वो इंस्टिंक्ट जिसने उस अंडरवर्ल्ड की दुनिया में इतने सालों तक जिंदा रखा, उसे साफ बता रहा था कि विहान राठौड़ के इरादे नेक नहीं है। निखिल ने राजीव को आधे घंटे का समय दिया था, लेकिन राजीव, जो निखिल सिंघानिया का सबसे वफादार और तेज तर्रार आदमी था, ठीक 20 मिनट बाद उस कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। राजीव के चेहरे पर एक गहरी गंभीरता थी, जो बता रही थी कि वो जो खबर लाया है वो बड़ी अच्छी नहीं है। राजीव ने दरवाजा खोलकर लॉक करके एक भूरे रंग की फाइल निखिल के बिस्तर के पास रखी और कहा, बॉस। निखिल, जो अपने कंधे के दर्द के बावजूद बिस्तर पर तन कर बैठा था, उसे अपनी तेज और सर्द नजरों से राजीव को देखकर कहा, बोल राजीव, क्या जन्म पत्री निकाली है तूने सिर्फ विहान राठौड़ की? तभी राजीव ने गहरी सांस ली और उसने बताना शुरू करके कहा, बॉस, आपका शक बिल्कुल 100% सही है। ये विहान राठौड़ बाहर से जितना सोफिस्टिकेटेड और शरीफ दिखता है, अंदर से उतना ही सड़ा हुआ और शातिर है। इसका रिकॉर्ड बहुत गंदा है। ये कोई मददगार या पारिवारिक इंसान नहीं। इसके सिर पर जुए का भारी कर्ज है और इसका असली शौक मासूम मिडिल क्लास लड़कियों की जिंदगियों से खेलना है। निखिल की आंखें इस जानकारी को सुनते ही खतरनाक रूप से सिकुड़ गई। राजीव ने आगे कहा, ये अपने भाई डॉक्टर ईशान की इज्जत और अपने परिवार के नाम का इस्तेमाल करके लड़कियों को अपने जाल में फंसाता है। उन्हें प्यार के झूठे जो झांसे देता है और फिर जब उनका मन भर जाता है तो उन्हें ब्लैकमेल करके उनकी जिंदगी नर्क बना देता है। फिलहाल ये शादी के माहौल का फायदा उठा रहा है और इसका ताज़ा शिकार, इसका नया टारगेट कोई और नहीं बल्कि काशवी जी ही हैं। तभी निखिल ने चिल्लाकर कहा, राजीव। निखिल के मुंह से ये नाम सुनकर खूंखार दहाड़ की तरह निकला। निखिल की मुठ्ठियां इतनी कस गई कि उसके हाथ की नसें उभर आई। ड्रिप वाली सुई वाली जगह से हल्का सा खून रिसने लगा। उसका वह चौड़ा मस्कुलर फौलादी शरीर गुस्से से कांपने लगा। जिस विहान को काशवी मासूमियत से अपने जीजा का भाई मानकर सम्मान दे रही थी, वह असल में एक भेड़िया था जो उसकी काशवी को नोचने की फिराक में था। निखिल का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। उसके अंदर का वो पुराना माफिया निखिल सिंघानिया बेकाबू हो रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो अभी इसी वक्त अपनी गन उठाए, जायसवाल हाउस के बाहर जाए और विहान राठौड़ के माथे के बीचों बीच एक गोली उतार दे। लेकिन तभी उसे सतिंदर जी के शब्द याद आ गए, अगर उसकी परछाई में वो पुराना दरिंदा नजर आया तो मैं निखिल सिंघानिया को करीब जाने से मुड़कर भी नहीं देखूंगी। वो उस खुद शब्दों के काशवी से कहे थे, मैं वादा करता हूँ काशवी, जब तक वो खुद मेरा हाथ नहीं थाम लेते तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। निखिल ने अपनी आंखें बंद की। उसने अपने गुस्से को उस उबलते हुए ज्वालामुखी की तरह कुछ तरह शांत किया। उसने विहान को रोकना था, लेकिन किसी का खून बहाकर नहीं, बल्कि उसे उसकी औकात याद दिलाकर। निखिल ने झटके में अपने हाथ से ड्रिप की सुई खींचकर निकाल दी। तभी राजीव ने घबराकर आगे बढ़कर कहा, बॉस, आप ये क्या कर रहे हैं? आपको आराम की जरूरत है। लेकिन आगे से निखिल ने दांत पीस कर उसको ऑर्डर देकर कहा, गाड़ी निकालो राजीव, मुझे इस विहान राठौड़ से मिलना है अभी अकेले में। ये कहते हुए उसने अपने शर्ट के बटन लगा लिए, जो में जख्मों की वजह से उसे भयंकर दर्द दे रहा था। विहान उस वक्त जायसवाल हाउस के निकलकर शहर के एक पॉश कैफे में बैठा था। उसके चेहरे पर एक शातिर और घिनौनी मुस्कान थी। वो फोन में काशवी की तस्वीरें देख रहा था, उसने जो सुबह खींची थी। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था, कैसे हल्दी के रस्म के दौरान वो काशवी के करीब जाएगा और उसे अपनी बातों के जाल में फंसा लेगा। तभी कैफे के बाहर दो काले रंग की बड़ी एसयूवी आकर रुकी। विहान ने बाहर देखा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, राजू और उसके दो आदमियों ने कैफे के अंदर विहान के टेबल के पास खड़े होकर उसे घेर लिया। कैफे में बैठे लोग यह नज़ारा देखकर सहम गए और धीरे धीरे वहां से खिसकने लगे। विहान ने थोड़ा घबरा कर पूछा, तुम लोग कौन हो? क्या चाहिए तुम्हें? तभी राजीव ने बहुत ही ठंडी और स्पाट आवाज में कहा, हमारे बॉस आपसे मिलना चाहते हैं बाहर गाड़ी में। उसके बात सुनकर विहान समझ ही नहीं पाया कि माजरा क्या है। वो डरते डरते उठा और राजीव के साथ बाहर आया। राजीव ने बीच वाले आईसीयू का पिछला दरवाजा खोला
अंदर की सीट पर एक शख्स बैठा था। उसकी आंखें किसी भूखे शेर की तरह खूंखार थी। उसके चेहरे के हर भाव मौत की गवाही दे रहे थे। यह निखिल सिंघानिया था, वही इंसान जिसके नाम से पूरा पटना शहर में खौफ था। विहान ने जैसे निखिल को देखा, उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसने अंडरवर्ल्ड के इस बेताज बादशाह के बारे में बहुत सुना था। तभी निखिल ने बहुत ही शांत लेकिन रूह कंपा देने वाली आवाज में कहा, अंदर बैठो। उसके बाद सुनते ही विहान कांपते हुए पैरों के साथ गाड़ी के अंदर बैठ गया। राजीव ने दरवाजा बंद किया और खुद गाड़ी के बाहर आ गया। गाड़ी के अंदर अब सिर्फ विहान और निखिल थे। एसी की ठंडी हवा के बावजूद विहान के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थी। निखिल ने विहान को घूर कर कुछ पल तक कुछ नहीं कहा। वो सिर्फ विहान के चेहरे के उस डर को पढ़ रहा था जो उसकी आंखों में झलक रहा था। तभी निखिल ने बोलना शुरू करके कहा, विहान राठौड़, सुना है तू जायसवाल इवेंट मैनेजमेंट में बड़ी दिलचस्पी ले रहा है। जायसवाल हाउस में तेरी कुछ ज्यादा ही ड्यूटी लगी है। उसकी आवाज में एक अजीब सा भारीपन था। आगे से विहान ने थूक निगल कर खुद को संभालने की कोशिश करके कहा, मैं तो बस अपने भाई की शादी में मदद कर रहा हूँ, इसमें आपको क्या इतराज है। तभी निखिल अचानक विहान की तरफ झुका। उसने विहान की शर्ट का कॉलर एक झटके में पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। विहान की सांसें गले में अटक गई। वहीं निखिल की आंखें अब लाल हो चुकी थी। उसने चिल्ला कर कहा, तू ये जो मदद का नाटक कर रहा है ना, इसके पीछे तेरा जो घटिया और गंदा मकसद है, उसे मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। तूने अपनी औकात से बहुत बड़ी चीज पर नजर डाल ली है किड़े। काशवी मेरी है, उसकी तरफ उठने वाली हर नजर को मैं हमेशा के लिए अंधा कर सकता हूँ। ये कहते हुए निखिल ने विहान के कॉलर को और कसकर आगे कहा, यह मेरी पहली और आखिरी चेतावनी है। आज के बाद तेरा साया भी जायसवाल हाउस के आसपास नहीं भटकना चाहिए। काशवी से 10 कदम दूरी बनाकर रखना, वरना तेरा वो हश्र करूंगा कि तेरा परिवार तेरी लाश भी नहीं ढूंढ पाएगा। समझ गया। निखिल को लगा ये उसकी धमकी काफी होगी इस रईसजादे को डराने के लिए, और विहान डरा भी था। कोई आम इंसान निखिल सिंघानिया से सीधी दुश्मनी मोल नहीं ले सकता था, लेकिन विहान सिर्फ एक अय्याश नहीं था, वो एक जिद्दी और शातिर दिमाग वाला इंसान था। जब इंसान के सिर पर हवस और किसी को पाने की पागलपन सवार होता है, तो मौत का डर भी कभी कभी पीछे छूट जाता है। विहान को याद आया कि उसने सुना है निखिल सिंघानिया ने काशी के प्यार में पड़कर खून खराबा छोड़ दिया, और अब सतिंदर जी के सामने एक अच्छा इंसान बनने का नाटक कर रहा है। विहान के शातिर दिमाग ने तुरंत इस बात को अपनी ढाल बना लिया। उसे समझ आ गया कि निखिल इस वक्त अपने हाथों से उसका कत्ल नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो काशी को हमेशा के लिए खो देगा। विहान ने अपने अंदर के डर को दबाए रख अजीब सी बेशर्म मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। उसने निखिल के हाथ को अपने कॉलर से हटाने की कोशिश नहीं की, बल्कि सीधी आंखों से निखिल को देखकर बोला, निखिल सिंघानिया, मैंने आपके खौफ के बहुत किस्से सुने, लेकिन आज जो इंसान मेरे सामने बैठा है वो कोई खूंखार डॉन नहीं लग रहा। वो तो बस एक डरा हुआ इनसिक्योर आशिक लग रहा है। उसकी यह बात सुनकर निखिल की भ्रकटी तुन गई। उसने अपनी आंखें सिकोड़ कर कहा, तू क्या बकवास कर रहा है। तभी विहान ने जिद भरे लहजे में कहा, तुम मुझे क्यों धमका रहे हो। अगर तुम सच में मानते हो कि काशवी तुमसे प्यार करती है, अगर तुम्हें अपने और अपने प्यार पर इतना ही पक्का भरोसा है, तो तुम्हें मुझ जैसे एक मामूली लड़के से इतना डर क्यों लग रहा है। तुम हॉस्पिटल के बिस्तर से उठकर मुझे धमकाने आ गई। विहान ने गहरी सांस ली और अपनी बात को और धार देकर आगे कहा, प्यार धमकियों से नहीं बचाया जाता निखिल सिंघानिया। अगर काशवी का प्यार तुम्हारे लिए सच्चा है, तो दुनिया की कोई भी ताकत, चाहे वो मैं हूं या कोई और, उसे तुमसे नहीं छीन सकता। लेकिन अगर वो मेरी किस्मत में हुई, अगर उसका झुकाव मेरी तरफ हो गया, तो तुम्हारी ये बंदूक, ये धमकियां इसमें कुछ नहीं कर पाएंगी। यह सुनकर निखिल का खून खोल उठा। उसने झटके से अपना हाथ पीछे खींचा और अपनी गन निकाल कर सीधे विहान के माथे पर तान दी। निखिल ने गुर्रा कर कहा, तेरी जुबान बहुत ज्यादा चल रही है। मुझे 1 सेकंड लगेगा तेरी इस बकवास को यहीं खत्म करने में। उसकी यह बात सुनकर विहान का दिल एक पल के लिए जोर से धड़का, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने हाथ खड़े करके एक गहरी और चुभने वाली बात कही। विहान ने चुनौती देकर कहा, चला दो गोली, मार दो मुझे, लेकिन मेरे मरने के बाद काशवी क्या सोचेगी, सतिंद्र अंकल क्या सोचेंगे। यही ना कि निखिल सिंघानिया कभी बदल नहीं सकता। यही ना कि तुम आज भी एक गुंडे के कातिल हो, और तुम मुझे मार तो दोगे, लेकिन काशवी को उसी पल हमेशा के लिए खो दोगे।
यह कहकर विहान ने अपनी आवाज को थोड़ा नरम किया, लेकिन उसके शब्दों में जो जहर भरा था। उसने नरम आवाज में कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें अपने प्यार पर भरोसा नहीं निखिल। तुम्हें अंदर ही अंदर ये डर खा रहा है कि वो पढ़ी लिखी मिडिल क्लास और संस्कारी लड़की मुझ जैसे एक पढ़े लिखे शरीफ दिखने वाले लड़के की तरफ अट्रैक्ट हो सकती है। तुम्हारा ये गुरूर सिर्फ एक दिखावा है। असली सच्चाई ये है कि तुम अंदर से इनसिक्योर हो। विहान के इन शब्दों ने सीधा निखिल सिंघानिया के अहंकार पर वार कर दिया। निखिल, जिसने आज तक किसी के सामने घुटने नहीं टेके थे, जिसने हमेशा अपनी ताकत और अपने भरोसे पर दुनिया जीती थी, उसे आज एक मामूली सा लड़का डरा हुआ और इनसिक्योर लग रहा था। वहीं विहान ने अपना आखिरी पत्ता फेंक कर कहा, ठीक है निखिल सिंघानिया, अगर तुम्हें अपने प्यार पर इतना ही कम भरोसा है तो मैं पीछे हट जाता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि तुम्हारी धमकियों के आगे मुझे झुकना पड़ेगा। मैं नहीं जाऊंगा काशी के आसपास। खुश, क्योंकि कम से कम मुझे तो समझ आ गया है कि तुम्हारा प्यार कितना कमजोर है। कमरे में या कहें कि गाड़ी के अंदर के माहौल में कुछ पलों के लिए एक जानलेवा सन्नाटा छा गया। निखिल की सांसें तेज चल रही थी। उसकी आंखों में एक तूफान मचल रहा था। एक तरफ उसका वो खूंखार गुस्सा जो कह रहा था कि इस आदमी का गला यहीं घोट दे, और दूसरी तरफ विहान की वो बातें जिन्होंने उसके एक आशिक होने के गुरूर को चुनौती दे दी। काशवी ने उससे कहा था कि मैंने तुमसे बहुत नफरत की है, लेकिन अब वो कभी उसको छोड़कर नहीं जा सकते। काशवी के लिए उसके मौत से भी ऊपर उठकर प्यार का इजहार किया था। निखिल को अपनी काशवी पर खुद से ज्यादा भरोसा था। उसके काशवी कोई आम लड़की नहीं थी जो किसी के झांसे में आ जाए। वो एक शेरनी थी। विहान के यह सोचना कि काशवी एक घटिया इंसान की तरफ अट्रैक्ट होगी, ये निखिल के प्यार का अपमान था, और ये निखिल सिंघानिया अपने प्यार का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अचानक निखिल के चेहरे पर वो गुस्सा गायब हो गया। उसकी आंखों में एक खौफनाक और बर्फ जैसी ठंडी शांति आ गई। उसने अपनी गन को धीरे से नीचे किया और उसे वापस अपनी जैकेट के अंदर रख लिया। निखिल के इस शांत रूप को देखकर विहान थोड़ा कंफ्यूज हुआ। निखिल को अपने पेट पर वापस सीट पर टिकाए उसने और एक बहुत ही रहस्यमयी लेकिन खतरनाक मुस्कान के साथ विहान को देखा। ये वो शैतानी मुस्कान नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसे इंसान की मुस्कान थी जो किसी शिकारी को उसके ही जाल में फंसाने जा रहा था। निखिल ने बहुत ही धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज में पूछा, तूने अभी क्या कहा? कि मुझे अपने प्यार पर भरोसा नहीं? मुझे तेरी वजह से इनसिक्योरिटी हो रही है? निखिल ने एक हल्के से हंसी हंसी और उसमें कोई खुशी नहीं, सिर्फ एक गहरा तंज था। उसने हंसकर आगे कहा, "हं, विहान राठौड़, तूने आज एक बहुत बड़ी भूल कर दी। तूने मेरे प्यार को, मेरी काशवी की वफादारी को चुनौती दी। तुझे लगता है कि तेरा ये सोफिस्टिकेटेड चेहरा, तेरा झूठा भोलापन और मेरी काशवी को पिघला देगा?" निखिल एकदम सीधा हुआ और उसने अपनी उंगली विहान की आंखों के ठीक सामने लाकर एक ऐसा फैसला सुनाया जिसकी विहान ने कल्पना नहीं की थी। उसने विहान को चैलेंज करके कहा, ठीक है, मुझे अपने प्यार पर, मेरी काशवी पर पूरा भरोसा है। और अगर तुझे लगता है कि काशवी तुझसे प्यार करती है, तो अगर तुझे ऐसा लगता है कि तू उसे पा लेगा, तो ठीक है, पूरा जोर लगा ले। विहान की आंखें फटे की फटी रह गई। उसने हैरान होकर कहा, क्या? तभी आगे से निखिल ने अटल और सख्त लहजे में कहा, तूने सही सुना, मैंने तेरा चैलेंज एक्सेप्ट किया। जा, कर ले जो तुझे करना है। अपना हर पैंतरा, अपनी हर चाल, अपनी हर मीठी बात आजमा ले। मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा। मैं न तुझे धमकाऊंगा और न ही तेरे रास्ते में आऊंगा, और न ही काशी को तेरे बारे में कुछ बताऊंगा। निखिल के शब्दों में एक ऐसा गुरूर और इतना गहरा आत्मविश्वास था जो विहान के अंदर तक चीर रहा था। निखिल ने आगे कहा, काशी मुझसे प्यार करती है। उसका दिल, उसकी रूह, सब कुछ मेरा है, और वो कांच का खिलौना नहीं जो तेरी छोटी बातों में झांसे में फंस जाएगी। जा आजमा ले अपनी किस्मत। तू भी क्या याद रखेगा तेरा किससे पाला पड़ा था। विहान के चेहरे पर एक पल के लिए हैरानी थी, लेकिन फिर तुरंत उसके शातिर दिमाग में एक शैतानी खुशी दौड़ गई। उसके उसने लगा कि अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े डॉन को अपनी बातों के जालों में उसने बेवकूफ बना दिया। उसने निखिल का रास्ता साफ करवा लिया। विहान ने अपनी मुस्कान को छुपा कर पूछा, तो तय रहा, तुम अब कभी मेरे और काशी के बीच में नहीं आओगे? निखिल की आंखें किसी बाज की तरह विहान पर गड़ी थी। उसने कड़क आवाज में कहा, मैं बीच में नहीं आऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। उसकी बात सुनकर आगे से विहान ने तुरंत पूछा, क्या शर्त? तभी निखिल ने अपनी आवाज को इतना भारी कर लिया कि विहान की रीढ़ की हड्डी में सिरहन दौड़ गई। उसने विहान की आंखों में देख कर कहा, जब तक तुम अपनी हद में रहकर अपनी कोशिश कर रहा है, मैं चुप रहूंगा। लेकिन
अगर तूने काशवी को छूने की कोशिश की, अगर तेरी कोई भी हरकत उसकी मर्जी के खिलाफ हुई, या अगर तूने उसे जरा भी तकलीफ पहुंचाई, तो याद रखना विहान राठौर, मैं तेरी वो पुरानी कैंचुली वापस पहन लूंगा। उस दिन मैं तुझे मारूंगा नहीं, मैं तुझे ऐसा जिंदा रखूंगा कि तू रोज मौत की भीख मांगेगा। समझ गया? निखिल ने इस चेतावनी में जो खौफ था उसने विहान के दिल में एक बार फिर डर पैदा कर दिया। विहान ने बस हामी में सिर हिला दिया। निखिल ने दरवाजे की तरफ इशारा किया और कहा, निकल मेरी गाड़ी से। विहान बिना एक शब्द और कहे तुरंत गाड़ी से निकल गया। उसने गहरी सांस ली। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इस मुलाकात से जिंदा और एक खाली छूट के साथ बाहर आ गया। उसने अपनी शर्ट ठीक की, एक शातिर मुस्कान के साथ गाड़ी की तरफ देखा और फिर मुड़कर कैफे की तरफ चला गया। उसके दिमाग में अब साजिशों का एक नया और गंदा जाल बुनने लगा था। गाड़ी के अंदर निखिल ने अपनी आंखें बंद कर ली, अपना सिर पीछे टिका लिया। उसके कंधे पर जख्म अब और तेज हो रहा था। खून की कुछ बूंदें उसकी शर्ट पर बाहर आ गई थी। इसके बाद राजीव तुरंत गाड़ी के बाहर आया। उसने निखिल की हालात देखी और घबरा गया। राजीव ने गाड़ी स्टार्ट करके कहा, बॉस, आपका घाव फिर से खुल गया, हमें तुरंत हॉस्पिटल चलना चाहिए। लेकिन राजीव के मन में कई सवाल और भी थे। उसने शीशे में पीछे देखकर पूछा, बॉस, आपने उसे ऐसे क्यों नहीं जाने दिया? आपने उसे खुली छूट क्यों दे दी? वो लड़का बहुत घटिया है, वो काशी जी को परेशान करेगा। आगे से निखिल ने अपनी आंखें बिना खोले ही बहुत ही शांत और गहरी आवाज में जवाब देकर कहा, मुझे उस कीड़े पर नहीं, अपनी काशी पर भरोसा है राजीव। प्यार कोई पिंजरा नहीं जिसमें मैं काशी को कैद करके रखूं, हर बाहरी खतरे से बचाऊं। सच्चा प्यार वो है जो खुली हवा में भी सिर्फ आपके पास लौट कर आ जाए। निखिल के होठों पर काशवी का ख्याल आते ही एक बहुत खूबसूरत और सुकून भरी मुस्कान आ गई। उसने धीरे से कहा, वो विहान काशवी को अपने जाल में फंसाना चाहता है, लेकिन वो नहीं जानता कि काशवी की आंखें अब किसी फरेब को पहचान सकती है। उसने मेरे अंदर के दानों को देखा, उसने मेरी सच्चाई देखी। जो लड़की मेरी आंखों में देखकर मेरी खामोशी पढ़ सकती है, वो उस विहान के झूठे नकाब को कुछ ही पलों में नोच फेंकेगी। निखिल ने गहरी सांस लेकर आगे कहा, मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि मेरी शेरनी अपने शिकार का सामना कैसे करती है। अगर उस विहान ने अपनी हद पार कर दी, तो सतिंदर जी का दिया हुआ ये मेरा टेस्ट गया भाड़ में। मैं उस विहान को अपने हाथों से चीर दूंगा। राजू ने समझदारी से सिर हिलाया और गाड़ी को पूरी रफ्तार से वापस सिटी हॉस्पिटल की तरफ दौड़ा दिया, जहां एक तरफ विहान अपने नाकाब और गंदी साजिशों के साथ जायसवाल हाउस की खुशियों में जहर घोलने की तैयारी कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ निखिल अपने प्यार के उस मजबूत और अटूट विश्वास के साथ अपनी काशवी की परीक्षा का इंतजार कर रहा था। यह सिर्फ अवनी की शादी का माहौल नहीं था, यह तीन अलग अलग रास्तों पर एक खतरनाक चौराहा बन चुका था। एक तरफ एक शातिर भेड़िया था, दूसरी तरफ एक शांत बैठा हुआ शेर, और बीच में एक मासूम लेकिन मजबूत लड़की, जिसे अभी भी इस बात का कोई अंदाजा ही नहीं था कि उसकी जिंदगी में कितनी बड़ी आंधी आने वाली है। अब देखना यह था कि विहान काशी को अपने जाल में फंसाने के लिए किस हद तक गिरता है। काशी अपने सच्चे प्यार की ताकत को इस नए खतरे का सामना कैसे करती है। काले रंग की एसयूवी जब सिटी हॉस्पिटल के पिछले दरवाजे पर आकर रुकी, तो दोपहर ढलने लगी थी। गाड़ी का दरवाजा खुलते ही निखिल सिंघानिया बाहर निकला। उसके चेहरे पर जैसे हवा, ठंडक और पत्थर जैसी कड़वाहट थी, लेकिन उसके शरीर के अंदर एक भयंकर युद्ध चल रहा था। विहान राठौड़ के कॉलर को झटके से पकड़ने और गुस्से में खुद को बेकाबू करने की वजह से उसके बाएं कंधे का टांका आंशिक रूप से टूट गया था। उसके सफेद शर्ट के ऊपर पहनी काली जैकेट के अंदर खून धीरे धीरे रिस रहा था, जिससे उसकी त्वचा पर एक असहनीय जलन हो रही थी। निखिल ने गहरी सांस ली, जिसके अपने चेहरे पर एक दर्द का भाव नहीं आने दिया। वो जानता था कि अगर इस हालात में उसे हॉस्पिटल से बाहर जाते देख लिया, तो बात का बतंगड़ बन जाएगा। सबसे बगड़ अगर काशू को जरा सी भी भनक लगी को इस नाजुक हालात में सिर्फ एक लड़की को धमकी देने के लिए हॉस्पिटल से भागा, तो वो टूट जाएगी। उसके पिता सतेंद्र, जो पहले निखिल के अतीत और उसकी गुंडागर्दी से डरे थे, उनका भरोसा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। निखिल किसी भी कीमत पर काशवी के परिवार में अपनी इसे अग्नि परीक्षा को असफल नहीं होने देना चाहता था। निखिल ने जब व्हीलचेयर के बिना ही हॉस्पिटल के वीआईपी विंग में लिफ्ट की तरफ बढ़ रहा, तो बहुत ही धीमी और दबी हुई आवाज में, राजीव, पीछे के रास्ते से सीधे कमरे में चलो। किसी भी वार्ड बॉय या नर्स की नज़र मुझ पर नहीं पड़नी चाहिए।
तभी आगे से राजीव ने मुस्तैदी में जवाब देकर कहा, जी बॉस, आप फिक्र मत कीजिए, मैंने पहले ही कॉरिडोर को खाली करवा दिया है। वो निखिल के बहते हुए खून को देखकर अंदर ही अंदर बड़ा चिंतित था, लेकिन वो अपने बॉस के स्वभाव को जानता था। इस वक्त निखिल को रोकना नामुमकिन था। लिफ्ट चुपचाप वीआईपी फ्लोर पर रुकी। निखिल अपने हाथ से अपने सीने पर सटाकर जख्म के खिंचाव को कम करके तेजी से अपने कमरे में दाखिल हुआ। कमरे के अंदर दाखिल होते ही उसने राहत की एक सांस ली, लेकिन तभी उसकी आंखों में एक तीखा गुस्सा तैर गया। उसने देखा कि कमरे की टेबल पर रखी दवाइयां और ड्रिप का स्टैंड वैसे ही पड़ा है जैसे वो छोड़ कर गया था। निखिल ने अपनी जैकेट उतारकर बेड पर बैठकर ऑर्डर देकर कहा, राजीव, तुरंत डॉक्टर माथुर और इस फ्लोर के पूरे नर्सिंग स्टाफ को मेरे कमरे में बुलाओ, अभी के अभी। राजीव तुरंत सभी को बुलाने चला गया। 5 मिनट के अंदर डॉक्टर माथुर और इस विंग के चीफ सर्जन, 2 वरिष्ठ नर्स और वार्ड बॉय के साथ कमरे में दाखिल हुए। निखिल सिंघानिया का खौफ हॉस्पिटल में ऐसा था कि डॉक्टर से लेकर अदना कर्मचारी तक उसके सामने आने से कतराते थे। जैसे ही डॉक्टर माथुर की नज़र निखिल के खून से सनी शर्ट पर पड़ी, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। डॉक्टर ने माथुर ने घबरा कर कहा, मिस्टर सिंघानिया, ये क्या हुआ? आप बिस्तर पर नहीं थे, आपका टांका टूट गया। तभी निखिल ने चिल्ला कर कहा, खामोश। निखिल की कड़क आवाज दीवार से टकरा कर गूंज उठी। निखिल ने अपनी शर्ट के बटन खोले। उसकी पट्टी का ढका हुआ जख्म साफ दिखने लगा, जहां से लाल खून बाहर आ रहा था। उसने डॉक्टर माथुर की आंखों में आंखें डालकर बहुत ही शांत लेकिन रूह कपा देने वाली आवाज में कहा, डॉक्टर, मेरा जख्म कैसे खुला? मैं कहाँ गया था और मैंने क्या किया? इससे आपको कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। आपका काम सिर्फ एक जख्म को वापस सिलना और दवा देना है। उसने कमरे में मौजूद हर स्टाफ और मेंबर को उंगली से इशारा करके चेतावनी देकर कहा, कान खोल कर सुन लो तुम सब। अगर तुम में से किसी ने, चाहे वो कोई नर्स हो, वार्ड बॉय या खुद आप डॉक्टर माथुर हो, मेरे परिवार या काशवी को यह बताया कि आज मैं इस कमरे से बाहर गया था, तो याद रखना, इस पूरे शहर में तुम लोगों को छुपने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। मिस्टर सिंघानिया, इस हॉस्टल को शमशान बनाने में 1 मिनट का वक्त नहीं लगेगा और मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। निखिल की आंखों में जो जानलेवा चमक थी, उसने पूरे स्टाफ को यह एहसास दिला दिया कि सिर्फ एक खाली धमकी नहीं, शहर का वो माफिया जिसने अपने प्यार के लिए अपनी तलवार म्यान में रखी थी, अपनी गोपनीयता और काशी की मानसिक शांति के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। तभी डॉक्टर माथुर ने कांपते हाथों से दस्ताने पहनकर कहा, जी जी मिस्टर सिंघानिया, आप फिक्र मत कीजिए। यहाँ जो कुछ हुआ वो इसी कमरे के अंदर रहेगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। उन्होंने तुरंत नर्सों को फ्रेश बैंडेज और टांके लगाने के सामान तैयार करने का इशारा किया। तभी निखिल बिना कोई एनेस्थेसिया लिए बेड पर सीधा लेट गया। जब सुई उसकी त्वचा को दोबारा सी रही थी, तब उसके चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आई। उसका दिमाग इस शारीरिक दर्द से कहीं दूर जायसवाल हाउस के उस आंगन पर भटक रहा था जहां काशवी थी। दर्द तो उसको इस पुरानी आदत थी, लेकिन काशवी के चेहरे पर आने वाली उदासी उसके लिए असहनीय थी। जब डॉक्टर माथुर ने अपना काम खत्म कर लिया, पट्टे को दोबारा कस दिया, तो निखिल ने गहरी सांस ली। उसने राजीव को अपने पास आने का इशारा किया। स्टाफ चुपचाप बिना कोई आवाज किए कमरे से बाहर निकल गया। निखिल ने करवट बदल कर कहा, राजीव, अब से तेरा सिर्फ एक काम है, विहान राठौड़ की एक हरकत पर 24 घंटे नजर रखना। वो कब जायसवाल हाउस जाता है, किससे मिलता है, काशवी से बात क्या करता है, मुझे हर घंटे रिपोर्ट चाहिए। मैंने उसे चैलेंज जरूर दिया है, मुझे अपनी काशवी पर पूरा भरोसा है, लेकिन मैं उस भेड़िए की नीयत को जानता हूँ। वो अपनी हद पार करने की कोशिश जरूर करेगा। उसकी आवाज में अब थकी हुई लेकिन उतनी ही दृढ़ आवाज थी। आप बेफिक्र रहिए बॉस, मेरे सबसे बेहतरीन लड़के पहले ही जायसवाल हाउस के आसपास सादे कपड़ों में तैनात हैं। विहान की हर एक सांस पर हमारी नजर रहेगी। राजीव ने झुककर कमरे की लाइट को धीमा करके बाहर निकल गया। निखिल ने कमरे की अंधेरी छत की तरफ देखा। दिल की धड़कनें मॉनिटर की बीप बीप की आवाज के साथ चल रही थी। उसने अपने मन में सोचा, विहान, तूने मेरी मोहब्बत को आजमाने की जरूरत की है, जा खेल ले अपना खेल, लेकिन याद रखना, जिस दिन काशवी के चेहरे पर तेरी वजह से एक आंसू भी आया, तो वो दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। हॉस्पिटल के उस सन्नाटों से कोसों दूर पटना के मध्यम वर्गीय इलाके में स्थित जायसवाल हाउस इस वक्त खुशियों के समंदर में गोते खा रहा था। अवनी और डॉक्टर ईशान राठौड़ की शादी में अब सिर्फ 4 दिन बचे थे और पूरा घर एक उत्सव के रंग में रंगा हुआ था।
आंगन में चारों तरफ पीले और नारंगी गेंदे के फूलों की लड़ियां लटकी हुई थी, जिनकी भीनी भीनी खुशबू ताजी हवा में घुलकर पूरे माहौल को महका रही थी। घर के एक कोने में हलवाई बड़े बड़े कढ़ाई में दूध उबाल रहा था। ताजा छेने के रसगुल्ले और बेसन के लड्डुओं की महक हवा में तैर रही थी। बुजुर्ग औरतें ढोलक की थाप पर पारंपरिक विदाई और बन्ना बनने के गीत गा रही थी, जिसके घर में हर कोना जीवंत हो उठा था। इन सब खुशियों के बीच काशवी जायसवाल इस पूरे उत्सव की रीढ़ की हड्डी बनी थी। उसकी आंखें थकान से भारी थी, लेकिन उसके चेहरे पर अपनी बड़ी बहन की शादी के एक अनोखी चमक थी। उसने अपने बालों को पीछे एक ढीले से जूड़े में बांधा हुआ था। उसने नीले रंग के साधारण कुर्ते पर हल्दी के कुछ पीले दाग लगे थे। वो हाथ में मेहमानों के लिए उपहारों की लिस्ट और टेंट वालों के बिल का पुलंदा लिए एक कमरे में दूसरे कमरे में दौड़ रही थी। काशवी ने आंगन में आवाज लगाकर कहा, नकुल, ओ नकुल, वो पंडित जी ने पूजा सामग्री लिखवाई थी, क्या तूने वो बाजार से मंगवा ली? और वो जो लाइट वाले भैया उनसे कहे कि बाहर गेट पर बल्ब ज्यादा लगाएं। अवनी दी को पीली रोशनी बड़ी पसंद है। तभी से आगे से निकुल सोफे पर बैठकर कहा, हाँ दीदी, सब हो गया। आप क्यों इतना तनाव ले रही हैं? थोड़ा बैठकर पानी पी लीजिए। तभी घर के मेन गेट पर एक शानदार सफेद रंग की होंडा सिटी गाड़ी आकर रुकी। कार का दरवाजा खुला और उसमें विहान राठौड़ बाहर निकला। उसने नीले रंग का डिजाइनर शर्ट और सफेद ट्राउजर पहना था। उसके बाल सलीके से सेट थे, आंखों पर एक महंगा चश्मा था और बाहर से एक बड़ा सभ्य, अमीर और संस्कारी लड़के जैसा दिख रहा था। बिल्कुल वैसा ही मुखौटा जैसा उसने निखिल के सामने जिक्र किया था। विहान के हाथ में मिठाइयों के कुछ डिब्बे और अवनी के लिए कुछ शगुन के लिफाफे थे। और जैसे उसने जायसवाल हाउस के अंदर कदम रखा, उसकी शातिर नजरें भीड़ में सिर्फ एक चेहरे को ढूंढने लगी, काशवी। विहान ने घर के बड़े बुजुर्ग को देखकर बहुत ही तमीज से झुककर उनके पैर छूकर कहा, नमस्ते मौसा जी, नमस्ते अंकल जी। वही निहारिका जी उसे देखकर मुस्कुरा उठी। निहारिका जी के हाथ में डिब्बे लेकर उसने कहा, अरे विहान बेटा, तुम फिर से इतनी तकलीफ करके आए? कल ही तो तुम कपड़े देने आए थे। आगे से विहान ने बहुत ही चालाकी से अपनी बातों में मिठास घोलकर कहा, अरे मौसी जी, इसमें तकलीफ कैसी? ईशान भैया की शादी है तो मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि मैं अपने होने वाले ससुराल, मतलब मेरे भाई के ससुराल की हर संभव मदद करूं। उसकी आंखें इस बीच किचन के दरवाजे पर टिक गई, जहां से काशवी हाथ में पानी का गिलास लिए बाहर आ रही थी। विहान ने जैसे ही काशवी को अपने आसपास आते देखा, उसने मुस्कुरा कर कहा, हेलो काशवी जी। ये कहते उसने अपना चश्मा उतारा और अपनी सबसे आकर्षक और सम्मोहनी मुस्कान उसके चेहरे पर बिखेर दी। तभी काशवी ने मासूमियत से पानी का गिलास उनकी तरफ बढ़ाकर कहा, नमस्ते विहान जी, आज आप फिर से आ गए। कोई खास काम था क्या? ईशान जीजू ने कुछ भिजवाया है। वो पूरी तरह से इस बात से अनजान थी कि लड़का कुछ घंटे पहले ही मौत के मुंह से वापस आया है। निखिल सिंघानिया ने एक खतरनाक शर्त लगाकर यहाँ वो पूछा है। विहान ने पानी का गिलास लिया और एक घूंट पीकर बहुत ही नाटकीय अंदाज में अपना दिल पकड़कर कहा, ओह गॉड काशवी जी, आपके इस नमस्ते से इतनी औपचारिकता होती है कि मुझे लगता है मैं किसी सरकारी दफ्तर में आ गया। कम से कम अब तो एक परिवार बनने जा रहे हैं, थोड़ा रिलैक्स रहिए। काशी उसकी अचानक नौटंकी देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाई। उसने धीरे से अपने होठों पर हाथ रखा और मुस्कुरा कर कहा, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस घर में इतने काम है, दिमाग काम ही नहीं कर पा रहा। विहान ने देखा कि उसकी पहली ही गुगली काम कर गई। काशी को मुस्कान देखकर उसके अंदर की वो हवस और बढ़ गई, लेकिन उसने अपने चेहरे पर सिर्फ शराफत का नाटक जारी रखा। उसने अपने चारों तरफ फैले सामान को देखा और मजाकिया लहजे में बोला, वैसे मुझे लगता है आपके घर में इस वक्त टेंट वाले ज्यादा तो रिश्तेदारों की तादाद है। मैंने अभी बाहर एक फूफा जी को देखा जो इस बात पर नाराज हो रहे थे कि रसगुल्ले का साइज उनकी उम्मीद से 2 मिलीमीटर छोटा है। ये सुनते ही काशवी जी खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसने हंसकर कहा, धीरे बोलिए विहान जी, वो मेरे सगे फूफा जी हैं और वो सच में बहुत गुस्से वाले हैं। अगर उन्होंने सुन लिया तो शादी का टेंट उखाड़ देंगे। तब विहान ने अपनी आंखों को मटका कर कहा, हो अच्छा, तो फिर मुझे अपनी जान की फिक्र करनी पड़ेगी। सोचिए, अखबार में खबर छपेगी, भाई की शादी में आए विहान राठौड़ को फूफा जी ने रसगुल्ले के विवाद में टेंट के खंबे से बांधा। कितनी बेइज्जती होगी मेरी। काशवी उसके इस हाजिर जवाबी और सेंस ऑफ ह्यूमर पर लगातार हंस रही थी।
पिछले कई दिनों से वो सतिंदर जी की बीमारी, निखिल के कोमा में जाने और शादी के भारी तनाव के नीचे दबी हुई थी। विहान की हल्की फुल्की और मजाकिया बातें उसके लिए एक ठंडी हवा के झोंके जैसे साबित हो रही थी। वो विहान को सिर्फ एक हंसमुख और मददगार देवर और या भाई के रूप में देख रही थी। विहान ने काशवी के इस ढीले पड़ते हुए डिफेंस को तुरंत भांप लिया। उसने सोचा, निखिल सिंघानिया ने सच ही कहा था कि लड़की भोली है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि लड़कियों को बंदूक की नोक से नहीं, बल्कि जबान के जादू से जीता जाता है। देख निखिल, तेरी ये शेरनी कैसे मेरी बातों पर पिघल रही है। तब विहान ने थोड़ा गंभीर होने का नाटक करके कहा, वैसे काशवी जी, मैं यहाँ सिर्फ बातें करने नहीं आया। मुझे पता चला कि आज शाम को संगीत की रस्म के लिए जो साउंड सिस्टम आने वाला था, वो आज साउंड वाले कैंसिल कर दिया। तो मैंने अपने एक दोस्त से बात करके शहर का सबसे बेस्ट डीजे साउंड सिस्टम अरेंज कर दिया। वो बस आधे घंटे में यहाँ पहुँच जाएगा। यह कहते हुए उसकी आवाज़ में एक अजीब सा आकर्षण था। ये सुनते ही काशवी की आंखें खुशी से बड़ी हो गई। उसने खुशी से झूम कर कहा, ओह सच में विहान जी, आप नहीं जानते कि मेरी कितनी बड़ी मुश्किल हल कर दी। मैं सुबह से उस टेंट वाले को फ़ोन करके थक गई। वो फ़ोन ही नहीं उठा रहा। अवनी दी तो रोने वाली थी कि संगीत में डांस कैसे होगा। तब विहान ने दोस्ताना अंदाज में कहा, अरे जब तक विहान राठौड़ जिंदा है, इस घर में किसी की आंख में आंसू नहीं आ सकते, खासकर आपकी। विहान ने आखिरी शब्द बहुत ही धीमी आवाज में कहे, जिससे काशवी के दिल के लिए एक पल में अजीब सी सिरहन हुई। लेकिन उसने इस विहान का दोस्ताना अंदाज समझकर नजरअंदाज कर दिया। काशवी ने कृतज्ञता से कहा, आप बहुत अच्छे हैं विहान जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विहान ने शरारत में कहा, शुक्रिया से काम नहीं चलेगा काशवी जी। इसके बदले मुझे शाम को संगीत में आपका साथ एक डांस चाहिए, वो भी बिना किसी नमस्ते के। काशवी एक पल के लिए झेंप गई। उसका चेहरा लाल हो गया। उसने मुस्कुरा कर कहा, मुझे डांस कहाँ आता है विहान जी, मैं तो बस व्यवस्था देखने में व्यस्त रहूंगी। विहान ने उसकी आंखों में देखकर कहा, वो मेरी जिम्मेदारी है, डांस सिखाना मुझे बहुत अच्छी तरह आता है। उधर जायसवाल हाउस के बाहर सड़क के दूसरे कोने पर खड़ी एक आम से दिखने वाली कार के अंदर बैठा राजीव वो सब देख रहा था। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और हॉस्पिटल में राजीव को मैसेज भेजा। विहान राठौर जायसवाल हाउस के अंदर है। वो काशी जी के काफी करीब जाने की कोशिश कर रहा है, उन्हें हंसा रहा है और काशी जी बड़ी सहज लग रही हैं। जब ये रिपोर्ट हॉस्पिटल के पास निखिल के पास पहुंची, तो अंधेरे कमरे में बैठे निखिल के हाथ की मुट्ठियां एक बार फिर कस गई। लेकिन उसने खुद को रोक लिया। उसे अपने प्यार पर, अपनी काशी की उस कसम पर पूरा भरोसा था, उसने अपने पिता के जो सामने खाई थी। शादी का घर अब एक ऐसे कुरुक्षेत्र में बदल रहा था, जहां एक तरफ फरेब का हंसता हुआ नकाब था और दूसरी तरफ एक शांत घायल शेर का अटूट विश्वास। साजिश की यह पहली चाल विहान ने चल दी, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि निखिल सिंघानिया की खामोशी के पीछे कितनी बड़ी तबाही छिपी है। अब क्या करेगा निखिल सिंघानिया, जानेंगे कल के एपिसोड में। दोस्तों, कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करते रहें। दोस्तों, मैं आपके लिए सुबह एक कहानी लेकर आ रहा हूँ। बहुत ही गजब की कहानी है, मल्टी मिलेनियर। दोस्तों, कहानी आप लोग किस समय सुनना चाहेंगे वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।